नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एसएससी जेई 2012 में जो थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पुरानी वीडियो की तरह ही जिसमें मैंने प्रीवियस थर्मोडायनेमिक्स के सॉल्यूशन दिए हैं आपको, इसमें भी आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। मतलब मेरा टारगेट ये है कि अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, उनसे कम 3 से 4 कंसेप्ट्स आपके कवर कर सकूं, ताकि एक ही लेक्चर में आपको कई चीज़ों के बारे में पता चल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है? व्हेन नीदर मास नॉर एनर्जी इज अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम इट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे क्या है, आपको टाइप ऑफ सिस्टम पे ये क्वेश्चन आया है। आपको पता है यार, कोई जब आप अपना कंसंट्रेशन जो है वो एक पर्टिकुलर मैटर पे फोकस करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? हम सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, आपको बेसिकली 3 तरीके के सिस्टम पढ़ाए गए हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ये डायग्राम बहुत ही बढ़िया है, जिससे आपको एक ही बार में देखते ही पता चल जाता है कि तीनों तरीके के जो सिस्टम्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, ओपन सिस्टम क्या होता है? उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र भी होता है और मास या फिर मैटर या फिर मास ट्रांसफ़र भी कह सकते हो आप। जो क्लोज सिस्टम है उसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, मास ट्रांसफ़र आपका नहीं होता। और आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी भी ट्रांसफ़र नहीं होती और मास भी ट्रांसफ़र नहीं होता। ठीक है, और अगर जो सराउंडिंग के बाहर जो भी सिस्टम के बाहर जो भी चीज़ें हैं उनको क्या बोल देते हैं? हम सराउंडिंग बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन पे हम वापस आएँ कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें ना तो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी ना ही मास, तो अभी हमने देखा इस तरीके के सिस्टम कौन से होते हैं? क्लोज सिस्टम होते हैं। ठीक है, अच्छा, यूनिवर्स किसे कहते हैं? जब सिस्टम प्लस सराउंडिंग इन दोनों चीज़ों को आप कंसीडर करते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं? हम यूनिवर्स बोल देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ, इफ प्रेशर इंक्रीज्ड बाय 1% द परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम इज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और खुद इसको करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आप इसके सॉल्यूशन को देखिए। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको। उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई बॉयल्स लॉ होती क्या है। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ क्या कहती है कि अगर आपका कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? वॉल्यूम के। ठीक है, दोबारा से बता देता हूं मैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो आपका प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। यानी कि अगर वॉल्यूम को मैं बढ़ा रहा हूं तो प्रेशर घटेगा, और अगर वॉल्यूम को मैं घटा रहा हूं तो प्रेशर क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसको न्यूमेरिकल में कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो चीज़ देखते हैं। यहाँ से मैं एक फॉर्मूला ड्राइव करता हूँ। भाई आपको पता है P जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो आप उसको क्या लिख सकते हो? कोई कांस्टेंट आ गया यहाँ पे डिवाइडेड बाय V, तो ये क्या आ गया आपका? PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, ये आपका बॉयल्स लॉ है। इसको फर्दर अगर आप 2 जगह पे कंसीडर कर रहे हो तो वो क्या होगा भाई? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, 2 कंडीशंस की बात करी गई है। अगर मान लीजिए मैं पहला प्रेशर जो है वो P मान लेता हूँ, इनिशियल प्रेशर मेरा कितना था? P। इनिशियल वॉल्यूम को मैं क्या मान लेता हूँ? V। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपने जो प्रेशर है वो इंक्रीज बाय 1% है। ठीक है, जितना प्रेशर था आपका, यानी कि P प्रेशर पहले था, उसमें 1% का इंक्रीज आपको देखने को मिला है। तो P2 प्रेशर क्या हो गया आपका? जो भाई पहले प्रेशर था प्लस उसमें अगर 1% में इंक्रीज कर देता हूं, तो वैसे तो बच्चे बहुत ही आसानी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, पर अगर किसी के मन में भी डाउट है तो उसको मैं आपके लिए कैलकुलेट करके बता देता हूं। ये हो जाएगा आपका P प्लस 1% को कैसे लिख सकते हैं हम? 1/100 इंटू में P। ठीक, तो इसको जब LCM लोगे आप तो ये क्या हो जाएगा? 100P प्लस P डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 101P डिवाइडेड बाय 100।
ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई यहाँ पे P2 की वैल्यू हो गई। ठीक, तो P2 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, वो कितनी होगी 101 P डिवाइडेड बाय 100 इंटू V2। ठीक है, V2 की वैल्यू तो मुझे क्या करनी है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये तो यही पूछ रहा है ना कि अगर 1% इंक्रीज हुआ तो कितना वॉल्यूम डिक्रीज होगी, तो V2 निकाल दूंगा, वहाँ से परसेंटेज निकाल दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा आपका P से तो P कैंसिल हो जाएगा और V2 आपका किसके बराबर आ गया 100 डिवाइडेड बाय 101 V, ये आपका V2 आ गया। अब यहाँ पे भाई परसेंटेज डिक्रीज की बात करिए, यहाँ पे आप देख सकते हो यही V2 की वैल्यू आई है। अब बात करते हैं परसेंटेज डिक्रीज की। ठीक है, तो कई बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि इनिशियल में से फाइनल माइनस करना है या फाइनल में से इनिशियल माइनस करना है। तो मैं आपको एक सिंपल रूल बताता हूँ कि आपको इससे मतलब नहीं है कि उसने परसेंटेज इंक्रीज पूछा है या परसेंटेज डिक्रीज पूछा है। आप सिंपल एक ही फॉर्मूला यूज करो, परसेंटेज चेंज किसके बराबर होता है, जो भी फाइनल है माइनस जो भी इनिशियल है डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100। अगर इसमें इंक्रीज हो रहा होगा तो ये वाली जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ जाएगी अपने आप ही, और अगर इसमें डिक्रीज हो रहा होगा तो अपने आप ही ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। उससे आपको पता चल जाएगा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। पर आप एक ही फॉर्मूला याद रखो, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100। तो उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा V2 की वैल्यू क्या थी 100 डिवाइडेड बाय 101 V माइनस V इनिशियल कितना था V डिवाइडेड बाय V इंटू 100। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ऊपर वाली टर्म अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 100V माइनस 101V डिवाइडेड बाय 101 डिवाइडेड बाय V इंटू 100। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव का आएगा, देखना यहाँ पे नेगेटिव आ चुका है वो अपने आप ही, ये आ जाएगा आपका नेगेटिव V बाय 101 इंटू में 100 और ये एक V यहाँ पे आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया नेगेटिव का 100/101%, यानी कि इतना परसेंट डिक्रीज आपको वॉल्यूम में देखने को मिलेगा। तो अब ऑप्शन में चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। प्लीज़ ये परसेंटेज में चेंज करते वक्त ये जो 100 से मैंने मल्टीप्लाई करा है ना, ये ज़रूर कर देना, ये वैल्यू आपको परसेंटेज में मिलेगी। पर कब, जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। बच्चे यहीं पे कन्फ्यूजन होगा उनका, और वो फाइनल आंसर में क्या लिख जाएंगे 101 डिवाइडेड बाय 101% लिख जाएंगे, वो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज नॉट अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होती है। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो हैं कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं हमारे सिस्टम के, जिनसे हम उस सिस्टम को पहचान सकते हैं। जैसे कि यार अगर किसी इंसान को पहचानना है तो उसके कई सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिससे आप उस इंसान को पहचान सकते हो। अगर फिजिकल फीचर्स की बात करूं तो उसका अपीयरेंस होता है, स्किन कलर होता है, उसकी हाइट होती है, बॉडी शेप होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके कारण आप उस सिस्टम को पहचान सकते हो। तो प्रॉपर्टीज़ भी क्या हैं, वही आपकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो कि सिस्टम को पहचानने के काम आती हैं। ठीक है, अब बात ये होती है कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपके जो थर्मोडायनेमिक डायग्राम्स हैं, जैसे कि अगर मान लो ये PV डायग्राम हो गया या TS डायग्राम हो गया, तो अगर यहाँ पे किसी एक प्रेशर की वैल्यू को आपको डिनोट करना है तो एक पॉइंट से, मान लो 100 किलो पास्कल आपको डिनोट करना है तो एक पॉइंट से आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है, थर्मोडायनेमिक डायग्राम्स पे आप इन प्रॉपर्टीज़ को एज अ पॉइंट डिनोट कर सकते हो। और साथ ही साथ जो ये वैल्यूज़ है ना, मतलब मान लो एक वैल्यू तो ये हो गई आपकी 100 किलो पास्कल की, दूसरी वैल्यू क्या हो गई आपकी, ये हो गई जो कि आपका मान लो 80 किलो पास्कल पे है। ठीक है, तो अगर आप
इस वैल्यू से इस वैल्यू की तरफ आ रहे हैं, तो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, कौन सा वो पाथ फॉलो कर रहा है उस पे डिपेंड नहीं करती। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, पॉइंट फंक्शंस बोला जाता है। पॉइंट फंक्शंस का क्या मतलब होता है, एक तो इनको थर्मोडायनेमिक जो डायग्राम होता है उस पे एज अ पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये जो डिपेंड करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, कौन सा पाथ वो चूज कर रहे हैं, चाहे ए पाथ से आए हों इस पे या बी पाथ से आए हों, पर अगर इस पॉइंट पे आ गए हैं तो यहाँ पे वैल्यू 80 किलो पास्कल ही मिलेगी, चाहे किसी भी पाथ से आए हों आपको। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, पॉइंट फंक्शंस। पाथ फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो पाथ फंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे तो डिपेंड करते ही करते हैं, साथ ही साथ वो अपने जो पाथ उन्होंने फॉलो किया है उस पे भी उनकी वैल्यूज डिपेंड करती हैं। भाई नाम से ही पता चल रहा है, पाथ फंक्शन मतलब ऐसी वैल्यूज जो कि पाथ पे भी डिपेंड करती हैं। ठीक है, आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, उससे आपके कई क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं कि पाथ फंक्शन के आपके पास दो एग्जाम्पल हैं, हीट और वर्क जो हैं वो क्या होते हैं, आपके पाथ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, बाकी सारी आपके क्या हैं, ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ ही आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इनमें से थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हीट जो है वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो क्या है, एक पाथ फंक्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शंस आपको बताया है और उनके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कि पाथ फंक्शन, बस ये दो याद कर लो, हीट और वर्क जो है वो पाथ फंक्शन है, बाकी आपका टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, आपका पॉइंट फंक्शंस हैं और ये प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक, समझ में आ गया आपको। चलिए अब ये अगला क्वेश्चन भी देखो, बिल्कुल इसी से रिलेटेड पूछा हुआ है। अगर आपको थोड़ा एक कंसेप्ट पता है तो दो क्वेश्चन आपके एक ही बार में क्या हो जाते, करेक्ट हो जाते। अब इनमें से बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाथ फंक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया भाई हीट और वर्क पाथ फंक्शन होते हैं, तो यहाँ पे वर्क आपका पाथ फंक्शन है। ठीक, बाकी सारे पॉइंट फंक्शंस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग विच थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस में कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है जो कि चेंज नहीं होती। तो इसके लिए आपको एक दो चीज़ें जो हैं वो पता होना चाहिए। सबसे पहले तो कि भाई थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या है, देखो जब आपका जो फ्लो है, ठीक है, फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है किसी कंस्ट्रिक्टेड पैसेज के थ्रू। ठीक है, कंस्ट्रिक्टेड पैसेज का मतलब क्या है कि वो पूरी तरीके से ओपन नहीं है, वहां पे कुछ ना कुछ रुकावट है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए वॉल्व है आपका, वो पूरी तरह खुला नहीं है। ठीक है, या फिर आपका पोरस प्लग में से आपका फ्लो हो रहा है। ठीक है, मतलब पैसेज जो है वो पूरी तरह खुला नहीं है, कुछ कंस्ट्रिक्शन, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं वहां पे, उसके थ्रू अगर आपका फ्लो हो रहा है तो आपको क्या पता है, वहाँ पे एक काफ़ी प्रेशर ड्रॉप देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब जैसे इस तरफ के प्रेशर की बात करूँ और इस तरफ के बात करूँ प्रेशर की, तो P2 जो है वो कम होगा किससे, P1 से। आपको प्रेशर ड्रॉप देखने को मिलता है इस तरीके के फ्लूइड फ्लो में, और इसी को क्या बोलते हैं, हम थ्रॉटलिंग बोलते हैं। और एक चीज़ और भाई, थ्रॉटलिंग जो है वो काफ़ी इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, जब ऑब्वियस सी बात है फ्लूइड यहाँ पे फ्लो कर रहा है, यहाँ पे आपका रिस्ट्रिक्शन है फ्लो में, तो काफ़ी पास आ जाएंगे ये फ्लो के दौरान, और फ्रिक्शन जो है वो काफ़ी प्रोड्यूस होता है। इसीलिए ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है आपका थ्रॉटलिंग। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं हम कि थ्रॉटलिंग के केस में क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है। तो अगर मैं आपको स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पे ले जाऊं, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या है, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही है, पर किसके लिए है, ओपन सिस्टम के लिए है वो। ठीक है, वो क्या कहती है, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2 प्लस W। ठीक है, मतलब
टोटल एनर्जी जो है इनलेट पे, टोटल एनर्जी जो है आउटलेट पे, वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, अगर जितनी भी एनर्जी इनलेट पे अवेलेबल है वो किसके बराबर होगी, जितनी एनर्जी आउटलेट पे अवेलेबल है। एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, उनकी फॉर्म चेंज होती रहती है। ठीक, अब थ्रॉटलिंग की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है, अगर मैं उस पाइप को क्या कर दूं, उस फ्लो को एडियाबैटिक बना दूं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो Q की टर्म है वो जीरो हो जाएगी। ही भाई एडियाबैटिक का क्या मतलब है, हीट ट्रांसफर जीरो है आपका। ठीक, अच्छा, नो वर्क इज ऑब्टेन्ड, यहाँ पे ना तो सिस्टम पे वर्क हो रहा है और ना ही उससे हम वर्क ले रहे हैं, तो W भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, और साथ ही साथ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नेग्लेक्टेड। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो यार मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नेग्लेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। इसका क्या मतलब है, जितनी काइनेटिक एनर्जी उसके पास 1 पॉइंट पे थी लगभग उतनी ही उसके पास 2 पॉइंट पे है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया है। वैसे ही जितनी पोटेंशियल एनर्जी उसके पास 1 पॉइंट पे थी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी उसके पास 2 पॉइंट पे है। तो आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो ऊपर से मैं काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म ये है उसको नेग्लेक्ट कर दूंगा, पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म ये है उसको नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो आपकी फाइनल इक्वेशन क्या बनी, H1 इज इक्वल टू H2, यानी कि जितनी एंथैल्पी 1 पॉइंट पे थी उतनी ही एंथैल्पी क्या है आपका 2 पॉइंट पे है। तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइजेंथैल्पिक। आइजेंथैल्पिक मतलब आपका एंथैल्पी कांस्टेंट है। ठीक है, तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई कौन सी चीज थ्रॉटलिंग में कांस्टेंट रहती है, तो एंथैल्पी है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्लीज इसको अच्छे से आप देख लेना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एस्पेक्ट डज नॉट पर्टेन टू फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन चारों में से फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए क्या सही नहीं है, क्या चीज नहीं होती इनमें से। तो उसके लिए पहले तो आपको भाई ये पता होना चाहिए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस क्या है। इसको समझाने का सबसे बढ़िया तरीका एक ये है, मान लीजिए यहाँ पे आपकी कोई गैस है। ठीक है, यहाँ पे आपने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है ये पूरा, और ये इस तरफ क्या है आपका, ये वैक्यूम है, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं है, पूरा वैक्यूम है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या करते हो, एक छोटा सा होल करते हो जिसके कारण जो भी गैसेस के मॉलिक्यूल यहाँ थे वो बहुत ही मतलब यहाँ पे रैपिडली इस तरफ अपना जगह ऑक्यूपाई करने के लिए मूव करने लगते हैं। तो इस तरीके के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। फ्री एक्सपेंशन यहाँ पे क्यों बोला गया, क्योंकि देखो यार अगर यहाँ पे कोई पहले ही गैस प्रेजेंट होती तो उसके मॉलिक्यूल्स या फिर वो जो प्रेशर आपका एक्सर्ट कर रहे होते उसको ओवरकम करना पड़ता इन मॉलिक्यूल्स को, तभी वो इस तरफ मूव कर सकते थे। पर अभी क्या है, यहाँ पे कोई भी गैस नहीं है, यहाँ पे क्या था आपका वैक्यूम था। इसीलिए जो आपके फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में इन मॉलिक्यूल्स को कोई भी वर्क नहीं करना पड़ा। भाई कोई चीज रोक रही है आपको एंट्री देने से, तभी तो आपको वर्क करना पड़ेगा ना, कि उसको पुश करोगे आप तभी आपको वर्क होगा भाई, कि आपको एंट्री के लिए वर्क करना पड़ा। पर अब वहां पे कुछ है ही नहीं, तो कौन चीज आपको अपोज करेगी। तो फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, आपका वर्क डन जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। और साथ ही साथ ये जो कंटेनर है उसको क्या अज्यूम किया जाता है, एडियाबैटिक अज्यूम किया जाता है। ठीक है, एडियाबैटिक अज्यूम किया गया तो आपका जो हीट ट्रांसफर है वो भी क्या हो गया, जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि ना तो कोई हीट एंटर कर रही है ना एग्जिट कर रही है। अब अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखूं भाई, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, तो ना तो यहाँ पे वर्क की टर्म है ना ही हीट की टर्म है, तो क्या हो गया आपका यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो गई। आपको पता है कि डी यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी डी टी इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से क्या मिल गया, डी टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर जो है वो भी जीरो हो गया, यानी कि टेम्परेचर आपका क्या रहा यहाँ पे, कांस्टेंट रहा। तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो
फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस है, आपके लिए आपको पता होनी चाहिए। अब इससे ऑप्शंस पे आते हैं। वर्क डन इज 0, हाँ भाई ये तो होता है, तो ये तो ठीक है, मतलब आंसर नहीं है हमारा। अच्छा, उसके बाद प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, अभी मुझे इसके बारे में डाउट है, अभी छोड़ देता हूं मैं। नो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, अभी मैंने आपको बताया कि भाई इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। नो गेन और लॉस ऑफ हीट, अभी मैंने आपको बताया कि ये एडियाबैटिक कर देते हैं, तो हीट ना तो एंटर करती है ना एग्जिट करती है, तो ये भी सही है। तो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है, ये वाली, और आपसे रॉन्ग ही स्टेटमेंट पूछा था, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि भाई जो आपका फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस है उसमें प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए यही मैंने जो है यहाँ पे लिख के बताया हुआ है, आप एक बार फॉर्मल लैंग्वेज में उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ परफेक्ट गैस डिपेंड्स ऑन, तो सबसे पहले तो यार बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता है कि आइडियल गैस और परफेक्ट गैस में क्या होता है, डिफरेंस होता है या सिमिलर होती हैं, यही बच्चों को पता नहीं होता। तो आइडियल गैस क्या होती है, वो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन, ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, जो कि क्या है, PV इज इक्वल टू MRT है। परफेक्ट गैस भी क्या होती है, इस इक्वेशन को फॉलो करती है। डिफरेंस क्या होता है इसमें, जो आइडियल गैस का CV होता है, CP होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, पर जो परफेक्ट गैस होती हैं, CV और CP वगैरह जो हैं वो क्या होते हैं, आपके कांस्टेंट होते हैं, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। अब बात आती है कि इंटरनल एनर्जी जो है परफेक्ट गैस की, वो किस पे डिपेंड करती है। तो भाई आपको पता है इंटरनल एनर्जी के लिए आप क्या लिख सकते हो, du इज इक्वल टू CVdt। परफेक्ट गैस के लिए ये चीज़ तो क्या हो गई, आपकी कांस्टेंट हो गई, तो आप देख सकते हो इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, आपका C ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे मैंने आपको वैल्यूज़ भी दे रखी हैं परफेक्ट गैस के लिए, CP और CV की जो वैल्यूज़ हैं वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करा रखी हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है, ताकि कई बार अगर कोई और क्वेश्चन आए, तो इंटरनल एनर्जी परफेक्ट गैस की वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और एंथैल्पी परफेक्ट गैस की वो भी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस the pressure of a fixed mass of ideal gas changes by delta P and its volume V changes by dV. The value of delta V by V is given by. तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको इमेजिन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों को कि शुरुआत कहाँ से करें इसके सॉल्यूशन की। ठीक है, तो सिंपल सी बात है यार, देखो आइडियाबैटिक प्रोसेस की बात करी गई है। अगर मैं आइडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन देखूं, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपकी आइडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन होती है। अगर कोई आइसोथर्मल की पूछे तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो है वो आइसोथर्मल की होती है, और ये आपकी एडियाबैटिक की है। ठीक, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दूं तो क्या होगा भाई, यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल कहता है कि एक फंक्शन जो है वो ऐसे ही रहा, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन जो है वो क्या होगा, आपका ऐसे ही रहेगा, और जो बच गया था, जो मतलब भाई पहला तो वैसे ही आ गया, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा ऐसे ही आ गया, पहले का डेरिवेटिव। तो अब v की पावर गामा का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो वो क्या हो जाएगा, गामा इंटू v की पावर गामा -1 इंटू dv, और इज इक्वल टू, अब इस तरफ तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या बन गया आपका, v dp इज इक्वल टू माइनस का, भाई ये पूरी टर्म उधर जाके माइनस की हो जाएगी, p इंटू गामा इंटू वी की पावर गामा -1 dv। ठीक, चलिए अब यहां पे क्या होता है भाई, फिर v की पावर गामा
डिवाइड में ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पे v की पावर गामा -1 इज इक्वल टू -p इंटू गामा इंटू डी वी। ठीक है, इसको क्या कर सकते हो भाई, ये हो जाएगा आपका माइनस गामा प्लस 1, तो गामा से गामा कैंसिल, भाई ये हटा दिया अब मैंने। ठीक है, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू -p इंटू गामा डी वी। अब आप देखो यहाँ पे डेल्टा v बाई वी आपको चाहिए था, यानी कि अगर मैं डी वी बाय वी निकालता हूँ तो वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस, अच्छा सॉरी यहाँ पे एक और टर्म रह गई है, ये वाली, ये जो dp है ये नहीं लिखा था मैंने, v यहाँ पे dp इज इक्वल टू, हाँ तो अब देखो ये टर्म क्या आ जाएगी, 1 इंटू डी पी बाय पी। ठीक है, तो एक तरीके से क्या आ गया आपका, यहाँ पे देख सकते हो डेल्टा v बाय वी किसके बराबर आ गया, -1 बाय गामा इंटू डेल्टा p बाय पी, इसके बराबर आ गया। तो आप ऑप्शन में से चूज कर लो, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बस डेरिवेटिव करना था आपको उस इक्वेशन का, पर दिक्कत क्या होती है यार, बच्चे ना ये ढंग से डेरिवेटिव नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उनका आंसर गलत आ जाता है। ठीक, चलिए यहाँ पे मैंने दिखा रखा है वही सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 327 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस कैन बी गिवन बाय। तो यहाँ पे भाई एक टर्म दे रखी है मैक्सिमम एफिशिएंसी, या फिर आइडियल एफिशिएंसी दे देता, या फिर कार्नोट एफिशिएंसी दे देता, तब भी यही सॉल्यूशन होता। आपको पता है यार मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करती है। मान लो ये आपका एक इंजन है, यहाँ से हीट ले रहा है, ठीक है, वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे लोअर टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो एफिशिएंसी होती है इस तरीके के इंजन की वो किस पे डिपेंड करती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी वो सिर्फ और सिर्फ जो आपका टेम्परेचर सोर्सेज हैं उन पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे भाई देख सकते हो हायर टेम्परेचर कितना है, 327 डिग्री सेल्सियस, तो उसको केल्विन में करोगे तो 327 प्लस 273 ये हो जाएगा आपका 600, और टी लोअर कितना है आपका 27 डिग्री सेल्सियस, 273 उसमें ऐड करोगे आप तो वो कितना हो जाएगा 300। वैल्यूज पुट कर दो एफिशिएंसी, 1 माइनस टी लोअर कितना है 300 डिवाइडेड बाय टी हायर कितना है आपका 600, ये हो जाएगा आपका 1/2, तो 0.5 यानी कि 50% आपका क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गया। और अगर फ्रैक्शन में है तो ऑब्वियसली बात है हाफ आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द रिलेशनशिप ds इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी होल्ड्स गुड इन केस ऑफ। तो इसके लिए यार आपको पहले पता होना चाहिए, एक इक्वेशन थी डेल क्यू बाई टी जो है वो लेस देन इक्वल टू किसके होता है, डी एस के होता है। ये आपकी इक्वेशन जो है वो हर केस के लिए वैलिड है। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये वाली साइड छोटी है, ये वाली साइड बड़ी है। अगर मुझे दोनों साइड को बराबर करना है तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा, तभी ये इसके बराबर आएगी। तो उसके लिए एक टर्म बनाई गई एंट्रोपी जनरेशन की। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो भाई जो छोटी साइड थी उसमें कुछ ऐड होगा तो वो बड़ी साइड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहता है, इस इक्वेशन का मतलब समझना, अगर आप टोटल चेंज इन एंट्रोपी निकालना चाहते हो तो वो कैसे निकलेगी भाई, जितनी हीट ट्रांसफर हुई उसके कारण जो एंट्रोपी चेंज हुई प्लस जो आपकी इंटरनल इरिवर्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटीज जो हैं उसके कारण कितनी एंट्रोपी में चेंज आया, फ्रिक्शन वगैरह के कारण जैसे। ठीक है, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, एंट्रोपी जनरेशन। ठीक है, जो कि क्या होता है आपका एक पाथ फंक्शन होता है, वो डिपेंड कर, भाई ये चीज ध्यान रखना, एंट्रोपी वैसे तो पॉइंट फंक्शन है, एंट्रोपी जो है वो पॉइंट फंक्शन है, पर ये जो एंट्रोपी जनरेशन है वो पाथ फंक्शन है। ठीक है,
ये कंफ्यूजन मत रखना यार कि सर ने बोला था कि एंट्रोपी तो पॉइंट फंक्शन है, यहाँ पे कह रहे हैं पाथ फंक्शन है। नहीं, एंट्रोपी पॉइंट फंक्शन है, पर जो एंट्रोपी जनरेशन है वो आपका पाथ फंक्शन है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब अगर प्रोसेस जो है आपका रिवर्सिबल है बिल्कुल, तो ये जो एंट्रोपी जनरेशन की टर्म होती है वो किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। तो डेल क्यू बाई टी किसके बराबर आ गया? ds के। तो ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला था ये वाला, ये आपका ऑल प्रोसेसेस के लिए वैलिड था, चाहे वो रियल हो या फिर रिवर्सिबल हो या फिर इरिवर्सिबल हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज़ द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट? मतलब इन जो हमारी गैसेस हैं इनमें से सबसे ज़्यादा जो गैस कांस्टेंट है वो किसका ज़्यादा है? ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता है भाई कि कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट किसके बराबर होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू तो फिक्स है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक, तो यहाँ से क्या पता चला आपको कि भाई जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मॉलिक्यूलर वेट के। जिस भी गैस का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसका R जो है वो कम होगा, जिसका कम होगा उसका R ज़्यादा होगा। तो मुझे कम वाला ढूंढना है कि भाई सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका है, उसी का हाईएस्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होगा। अब कई बच्चों को दिक्कत क्या आती है, उन्हें ये कंसेप्ट तो पता होता है पर उन्हें मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना नहीं आता या फिर वो गलत मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे भाई गैसेस की बात करी गई है, तो नाइट्रोजन गैस में क्या होते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं नाइट्रोजन के। तो जो नाइट्रोजन होता है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होता है? 7 होता है। पर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है तो 2 कर दिया तो 14 आ गया। ठीक, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है तो उसके लिए कितना हो गया मॉलिक्यूलर वेट? 12। ठीक है, 1 ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आपका 44। वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, सल्फर के लिए 32 प्लस और 2 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2 ये 64 आ गया। और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो 16 इंटू 2 हो जाएगा 32। तो भाई सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट जो है वो किसका है? नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन गैस का। तो सबसे बड़ा है जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है वो इसी का होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू। तो आपका पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है? भाई एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है? तो अगर आपको याद हो काइनेटिक एनर्जी या फिर मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर होती है? 3/2 kT। ये कहाँ से पता चलता है हमें? एक चीज़ होती है, एक थ्योरी होती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का काम क्या होता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जो चीज़ें चल रही हैं उसको वो रिलेट करती है मैक्रोस्कोपिक लेवल से। जैसे कि भाई मॉलिक्यूलर लेवल पे कितनी फोर्स जो है वो मॉलिक्यूल एक्सर्ट कर रहा है, उससे आप टोटल प्रेशर ऑफ गैस निकाल सकते हो। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक लेवल का लिंक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। वो क्या बताती है कि जो आपका मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होती है? 3/2 kT। यहाँ पे k क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? आपका k की वैल्यू जो होती है वो R बार डिवाइडेड बाय Na, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और एवोगैड्रो कांस्टेंट जो है, एवोगैड्रो नंबर जो है उसका रेशियो क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई? ये 3/2 भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी आपको यार वैसे भी समझ सकते हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो और तेजी से क्या करने लगेंगे? मूव करने लगेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ सुपर हीटेड वेपर वन नीड्स टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, प्रेशर। आपको यहाँ पे ये बताना है कि अगर कोई सुपर हीटेड वेपर है, ठीक है, सुपर हीटेड वेपर है, तो उसकी स्टेट को पता लगाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो ये मैं कुछ आपको इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँगा। ये आपका एक टीएस डायग्राम है। तो अगर भाई डोम के अंदर की बात करें, ठीक है, डोम में क्या होता है, आपका वेट स्टीम आपको देखने को मिलती है। तो अगर मान लो आपको इस सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पता है कि 1 मेगापास्कल जो है हमारे सिस्टम का प्रेशर है और वो अभी वेट रीजन में है, तो आपको भाई उससे डायरेक्टली अपना टेम्परेचर भी पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट लाइन है, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन भी यही है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन भी यही है। तो या तो अगर आपको टेम्परेचर पता है तो प्रेशर भी पता चल जाएगा, प्रेशर पता है तो टेम्परेचर भी आपको पता चल जाएगा। एक चीज़ पता चल गई, आपका काम खत्म। डोम के अंदर तो ये चीज़ चलती है, ठीक। पर अगर डोम के बाहर जाएं सुपर हीटेड रीजन में, तो आप देखोगे कि ये 1 मेगापास्कल प्रेशर पे आपका अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है। ये देखो, यहाँ पे तो क्या था, 1 मेगापास्कल पे सिर्फ जो टेम्परेचर हो सकता था वो यही हो सकता था। पर जैसे ही सुपर हीटेड में आए हम रीजन में, जो उसी प्रेशर पे आपकी अलग अलग टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो सकती है, आपको देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पे आपको प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पता होने चाहिए, तब जाके आप किसी पॉइंट पे पहुँचोगे। मान लो आपको क्या है, इस पॉइंट पे पहुँचना है, तो इसके लिए तो पहले आपको देखो, मान लो आपको इस पॉइंट पे पहुँचना है, वहाँ थोड़ा हौच पौच हो गया था, इस पॉइंट पे पहुँचना है, ठीक है। तो इसके लिए तो पहले तो आपको भाई प्रेशर की वैल्यू पता होनी चाहिए कि कौन से प्रेशर वाली लाइन पे आपको देखना है। दूसरा, आपको ये टेम्परेचर की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो इस पॉइंट पे आओगे। क्योंकि भाई प्रेशर की वैल्यू पता चल गई तो यहाँ पे भी आ सकते हो, यहाँ पे भी आ सकते हो, यहाँ पे भी। पर कौन से टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम, तो वो ये पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपको उसका प्रेशर भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए। तो यही चीज़ वो पूछ रहा है कि सुपर हीटेड वेपर के स्पेसिफिकेशन के लिए आपको क्या चाहिए, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही चीज़ चाहिए। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर सुपर हीटेड रीजन है तो कम से कम 2 प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो कि आपको पता होनी चाहिए, तभी आप किसी स्टेट को वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इस तरीके की सॉल्यूशन की जो वीडियोस हैं प्रीवियस ईयर के डिफरेंट एंट्रेंसेस के भी मैं लाऊंगा सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में या तो उसको कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ पे भी अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।